हेलो बच्चों, तो हम लोग आज शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन है ना, विच इज़ गिवन इन दी एनसीईआरटी क्लास 12th, वो 11th में भी आपको पढ़ाया गया है ना। जैसे कि क्या 11th में आपको पढ़ाया गया है, आपको जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शंस होते हैं दे ऑल आर रेडॉक्स इन नेचर, ये बताया गया है। आपको बेसिक कंसेप्ट या कहें तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यहाँ पे जो गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है यहाँ पे ये जो गैल्वेनिक सेल दी हुई है, यहाँ पे ये आपको ये यहाँ जो बना हुआ है ये आपको बताया हुआ है, ये आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। ये भी आपका पढ़ा हुआ है यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये इतना आपका पढ़ा हुआ है, यहाँ से आपका पढ़ा हुआ है। अब उसके बाद जो है कि अब आपको शुरू करना है ना। अगर आप, लेकिन मैं ये चाह रही थी कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जस्ट इन ऑर्डर कि जो आपका 11th का है उसे एक बार ही ब्रीफ कर दिया जाए। तो हियर आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और यहाँ पे ये जो मैं रिएक्शन जो चूज़ कर रही हूँ है ना, वो है आपका ये वाला, ये इस वाले पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिएक्शन को लेके मैं यहाँ पे आपको डिफ़ाइन कर रही हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सेम एग्जाम्पल अगर आप चाहेंगे तो आपको ये सेम एग्जाम्पल क्लास 11th में भी मिल जाएगा। क्लास 11th की एनसीईआरटी अगर आप उठाएंगे पार्ट 2, तो उसमें जो रेडॉक्स चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर, उसके एंड में ये पूरी चीज़ें दी हुई हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या कुछ बच्चों ने पहले भी पढ़ा है, मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसा बताया गया था कि आपके पास 2 वेसल हैं, एक में आपके पास जिंक की रॉड है, जिंक इज़ डिप्ड इन इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट सोल्यूशन दैट इज़ जिंक सल्फेट विच इज़ कलरलेस, इज इट। यहाँ पे आपने कॉपर की इलेक्ट्रोड ले रखी है। दिस सोल्यूशन, दिस रॉड इज़ ऑल्सो डिप्ड इन इट्स करस्पॉन्डिंग सॉल्ट सोल्यूशन दैट इज़ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एंड वी ऑल नो दैट कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है दैट इज़ ब्लू कलर, है ना, ब्लू इन कलर। तो यहाँ पे और दोनों का कितना कितना अमाउंट अंडर द स्टैंडर्ड स्टेट, इन ऑर्डर टू हम इसको पढ़ने के लिए यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहे हैं, तो हमने स्टैंडर्ड स्टेट्स में दोनों का 1-1 मोल, इसका भी 1 मोल और इसका भी 1 मोल ही डिज़ोल्व किया है, ताकि जो दोनों के सोल्यूशंस हों वो स्टैंडर्ड हों, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है कि इन दोनों रॉड को एक वायर के थ्रू यहाँ पे इसको जोड़ा है, और यहाँ हमने गैल्वेनोमीटर लगाया है जस्ट इन ऑर्डर टू चेक कि कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो ये सेल है इट इज़ सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से दोनों जुड़े हुए हैं। अब ये सेटअप लगाने के बाद हमने कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटों का मतलब है कम से कम मोर देन 18 आवर्स इसको छोड़ दिया। ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। और उसके बाद जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो जब आप देखेंगे तो आपको जो ऑब्जर्वेशन जो एकदम तुरंत से दिखाई देंगे वो ऑब्जर्वेशंस होंगे आपके, है ना। सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो आपका जिंक रॉड है दैट बिकम्स थिन, तो आपको थिनिंग ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड दिखाई देगी। साथ ही साथ तुरंत आप देख पाएंगे कि जो आपकी कॉपर रॉड है, थिकेनिंग ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड टेक्स प्लेस, ये एकदम विजिबल होगा, एकदम तुरंत आपको दिखाई देगा। एक चीज़ आपको और दिखाई देगी कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो डार्क था, डार्क ब्लू कलर का, वो या तो फेड हो गया है या तो वो डीकलराइज हो जाएगा, है ना, या तो एकदम से गायब हो जाएगा या तो हल्का डीकलराइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टेक्स प्लेस, ठीक है। और एक चीज़ आपको दिखाई देगी, वो ये दिखाई देगी, जो एकदम से दिखाई देगी वो ये कि डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, है ना, देयर इज़ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर टेक्स प्लेस। अब इन सारी बातों से आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से हमें ये पता है दैट द जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो ऑफकोर्स यहाँ पे जिंक ऑक्सीडाइज होगा पहले एज़ कम्पेयर टू दी कॉपर। तो जब जिंक अगर ऑक्सीडाइज होता है तो ऑफकोर्स यहाँ पे हम रिएक्शन लिख सकते हैं जिंक सॉलिड इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो उसका जो सबसे पॉसिबल और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है
जिंक का है वो +2, तो यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा जिंक आयन में बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। और अभी क्या होगा कि आपका ये जो यहाँ पे अगर जिंक के जो एटम्स हैं, इफ़ दे कन्वर्टिंग इनटू द आयन एंड बाय रिलीजिंग द इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ट्रेवल करते हुए दूसरे वाले कंटेनर में जाएगा। और दूसरे वाले कंटेनर में जैसा कि आपके पास कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पानी में डालने पे ये कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन में टूट गया होगा। अब जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जब यहाँ पहुँचेंगे दूसरे वाले वेसल में, तो ये जो कॉपर आयन है बाय ग्रैबिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टिंग इनटू द कॉपर सॉलिड। अगर 1 2 3 4 5 6 और हज़ारों एटम्स इसी तरह से इसी प्रकार से अगर आयन में कन्वर्ट होते जाएंगे, अपने करस्पॉन्डिंग आयन स्टेट में जाएंगे बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, सो ऑफ कोर्स ये पर्टिकुलर रिएक्शन डिसोल्यूशन बोलें, घुलना, या बोलें ऑक्सीडेशन बोलें, और अगर हमें बोलें कि जो ऑब्जर्वेशन है आपका वो थिनिंग है, ये सारी बातें इसी पर्टिकुलर रिएक्शन से प्रूफ हो जाती हैं। अगर कोई बोलता है कि जिंक की रॉड घुल रही है, डिज़ोल्व हो रही है सोल्यूशन में, तो भी यही रिएक्शन है। पतली हो रही है, घुलेगी तो ऑफकोर्स पतली होगी। तो ये जितनी बातें हैं ये इस केमिकल रिएक्शन से प्रूफ हो जाती हैं। सो दिस इज़ द केमिकल रिएक्शन विच प्रूव्स दैट येस थिनिंग ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड टेक्स प्लेस। अब हम बात करते हैं थिकेनिंग ऑफ दिस, भाई कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्यों हो रहा है। तो अब आप देखिए कि जो भी कॉपर आयन आपके एक्वा सोल्यूशन में मौजूद थे, है ना, एक्वा सोल्यूशन में जो दूसरे वाले कंटेनर में मौजूद थे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं और रिड्यूस होकर कॉपर सॉलिड में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये कॉपर जो आपकी पतली सी रॉड की, उसके ऊपर एक एटम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखिए डिपॉजिट होता ही चला जा रहा है। ऐसे 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 करके अगर लगातार कॉन्टीन्यूसली एटम आके इसके ऊपर डिपॉजिट होंगे, मेटल एटम आके डिपॉजिट होंगे, देन ऑफ कोर्स दिस रॉड बिकम्स, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स थिक. So this reaction supports the thickening of the copper electrode, while this reaction supports the thinning of the zinc electrode. अब हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन इन दी गैल्वेनोमीटर. सो ऑफकोर्स डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर तो नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रैवल कर रहा है इस वाले कंटेनर से इस वाले कंटेनर की ओर. तो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर तो पक्का है, ठीक है. एंड वी ऑल नो दैट अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक टू कॉपर है तो करंट का फ्लो जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी करंट फ्लो करेगी कहाँ से कहाँ, कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ. उसके बाद आपका अगर हम ये बात करें कि जो कॉपर सल्फेट है उसका सोल्यूशन जो है वो धीरे धीरे फेड हो रहा है. क्यों नहीं फेड होगा, ऑफ कोर्स फेड होगा, क्योंकि जैसे जैसे ये वाली रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन प्रोसीड करेगी, आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे कॉपर आयन की जो संख्या है वो एक निश्चित संख्या है जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी, जो नंबर ऑफ कॉपर आयन है ना, नंबर ऑफ कॉपर आयन प्रेजेंट इन द एक्वस सोल्यूशन, प्रेजेंट इन सोल्यूशन डेफिनेटली डिक्रीजेस. और अगर ये डिक्रीज करेंगे तो ब्लू कलर जो होता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, जो ब्लू कलर होता है दैट इज़ ड्यू टू दी कॉपर आयन, है ना. तो अगर इसकी संख्या धीरे धीरे कम होगी तो कलर भी धीरे धीरे फेड करेगा, और जब एकदम ख़त्म हो जाएगी तो सोल्यूशन बिकम कलरलेस. तो यहाँ से हमने एक बारी आपको इस गैल्वेनिक सेल से फिर से रूबरू कराया. इसके साथ ही साथ आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया था कि अगर आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो ई नॉट सेल का वहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया गया था, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड. ये भी आपको पता है. इस केस में आपको इस फॉर्मूले के लिए आपको 3 केसेस बताए गए थे. द केस 1 इज़ व्हेन ई नॉट सेल, किसी भी पर्टिकुलर सेल कॉम्बिनेशन के लिए, किसी भी पर्टिकुलर रेडॉक्स कपल के लिए अगर ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है तो आप कहते हैं येस सेल जो रिएक्शन है आपका, दैट इज़ सेल रिएक्शन इज़ फिजिबल एंड वी कैन से कि आपका जो रिएक्शन है वो फिजिबल होगा, ठीक है. और अगर ई नॉट की जो वैल्यू है, अगर ई नॉट सेल की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आती है तो हम कहते हैं सेल
रिएक्शन इज़ नॉट फिजिबल, इट इज़ नॉट फिजिबल। और अगर ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी खुदा न खास्ता ज़ीरो आ गई तो हम बोलते हैं द सेल रिएक्शन इज़ इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। सो ये जो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड वाला जो फॉर्मूला है ना, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने का, ये अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन है बेटा। जब करस्पॉन्डिंग सॉल्ट सोल्यूशन की मोलैरिटी 1m हो, ठीक है, जब 1 है ना 1m हो और टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो। अब जो क्लास 12th में आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, तो जो आप क्लास 12th में पढ़ने जा रहे हैं उसमें अब आपको ये दिखाया जाएगा कि भाई अगर मान लीजिए कि आपकी जो वैल्यू है दैट इज़ कि वो आपकी क्या नहीं है, वो आपकी अगर 1m ना है, वो 1m ना हो के अगर वो कुछ और हो, ठीक है, तो 1m हो के ना हो के अगर कुछ और होगा, मतलब वो 0.25m हो, वो 0.75m हो, वो 2m हो, 3m हो, लेकिन अगर वो 1m ना हो, अगर वो 1m ना हो, उस केस में अगर आपसे ये कहा जाए कि आप सेल पोटेंशियल निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से आपका ये शुरू हो रहा है ना नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली यहाँ से हम ये शुरू कर रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन जो है बेसिकली आपको क्या बताता है, ये आपको मदद करता है, किस बात में मदद करता है, इस बात में कि अगर जो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट सोल्यूशन है जिनमें इलेक्ट्रोड्स डिप हैं उनकी मोलैरिटी 1 ना हो के, यूनिट ना हो के, है ना, यूनिटी ना हो के, अगर वो कोई और वैल्यू हो तो उस केस में हम सेल पोटेंशियल को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे इसने क्या किया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखने की ज़रूरत है। इसने एक इलेक्ट्रोड रिएक्शन को मान लिया है, सपोज कर लिया है, हमने मान लिया है, यहाँ पे इसने एनसीईआरटी ने मान लिया है कि कोई मेटल आयन है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट N+ है। सपोज कीजिए जैसे हमने यहाँ लिया था, तो हम यहाँ पे क्या लिए थे, हमने यहाँ लिया था कि हम मान लीजिए इसको ऐसे कर सकते हैं कि Zn2+ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ Mn+ लिखा तो हम Zn2+ लिख लेते हैं, वहाँ N इलेक्ट्रॉन लिखा है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। और कन्वर्ट किस में हो गया बेटा, जिंक सॉलिड में, ये भी लिख सकते हैं। या इसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अभी देखिए आप लोग, अभी यहाँ पे कॉपर का एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे ना, क्योंकि कॉपर का इसलिए लेते हैं कि कॉपर वाला यहाँ फिट बैठेगा। तो अगर आप कॉपर वाला ले लेंगे तो लिख सकते हैं कि कॉपर 2+ बाई गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू द कॉपर सॉलिड। ठीक, अभी कहता है कि ये देखो, अब तुमको एक चीज़ ये याद रखना है बेटा कि यहाँ पे आप ये इतना आपको दिया गया है, ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है, ये आपको याद रखना है, ये आपको ले आके दिया गया है, कहीं से आपको डेराइव कर, ये डेराइवेशन इसका नहीं है आपके कोर्स में। तो सीधा सीधा ये बात कर रहा है यहाँ पे Mn+ जो M लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। E0 अगर लिख दिया यहाँ पे, E0 Mn+ M लिख दिया है, इट मीन्स दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस पर्टिकुलर आयन माइनस RT/NF ln M/Mn+। यहाँ R आपको पता है कि ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T जो है वो आपका टेम्परेचर है, N इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट, F क्या है आपका फैराडेज कांस्टेंट, ln आपको पता है नेचुरल लॉ का सिंबल है, M मेटल है और Mn+ क्या है आपका, ये जो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे M है और ये आपका Mn+ है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग आयन। ठीक, सही है। अब हम सब लोगों को पता है, इक्विलिब्रियम में हम लोगों को पढ़ाया गया था कि आपके सॉलिड और प्योर सॉलिड और जो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, कि प्योर सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे से लिखा ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड M इज टेकन एज यूनिटी। तो ये तुम पढ़ चुके हो, कहाँ पढ़े हो, इक्विलिब्रियम में पढ़ाया गया था कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन वेरी नहीं करता है, वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द रिएक्शन, तो हम उसे वहाँ पे 1 ले सकते हैं। तो इसी बात को यहाँ पे इसने लिखा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड M इज टेकन एज यूनिटी एंड वी हैव। अब अगर आपने यहाँ पे 1 लिख दिया तो 1/Mn+ हो गया। ठीक है, ठीक। गैस कांस्टेंट की वैल्यू, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमें पता है 8.314 होता है, फैराडे के भी वैल्यू हमें पता है 96487 कूलाम पर मोल, पर हम अपने सहूलियत के हिसाब से इसे क्या लेते हैं, हम इसे लेते हैं 96500 कूलाम पर मोल, तो हम ये लेते हैं, अक्सर हम यही लेते हैं। ठीक,
अब इसको हम आगे देखते हैं कि ये क्या इसमें दिखा रहा है, यहाँ पे क्या दिखा रहा है। ये आपके एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ दी हुई है, लेकिन हमको ये पेज देखना है तो हम लोग यहाँ से देखेंगे। चलिए, अब पीछे जो इक्वेशन लिखा गया, ठीक है, उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। वहाँ पे पीछे क्या इक्वेशन लिखा गया था, मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल कर देती हूँ। पीछे लिखा गया था ई mn प्लस ऑब्लिक m इज इक्वल टू ई नॉट mn प्लस ऑब्लिक m माइनस लिखा गया था आर टी बाई एन एफ ln के बाद 1 बाई m n प्लस 1, इसलिए क्योंकि आपका m का कॉन्सेंट्रेशन 1 था। अब चूँकि डैनियल सेल में आपके पास इसके पहले भी मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ था, है ना। डैनियल सेल में आपके पास दो हैं, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो उसने इस सेम इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ कॉपर एंड इस सेम इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड लिखा है। सही लिखा है, एकदम सही है। Cu2+, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ RT/2F क्यों लिखा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कॉपर बाई ग्रैबिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू द कॉपर सॉलिड। बाकी सब वैसे ही है। जिंक के लिए भी सही लिखा है, क्योंकि जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा था, यहाँ ये गेन कर रहा था। यहाँ पे बस यही अंतर है कि कॉपर जो है वो गेन कर रहा था, वो वहाँ पे कैथोड था, और जिंक जो है एनोड था, तो वो लॉस कर रहा था। ठीक है, ये कैथोड था, याद रखो, और ये क्या था, तुम्हारा एनोड था। अब उसके बाद सेल पोटेंशियल के लिए हम आते हैं। तो सेल पोटेंशियल का भी फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बताया था कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये भी मैंने बताया था आपको, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पे हम पहले देखो लिखे भी हैं, क्या लिखे थे कि आपका कॉपर वाला कैथोड है और जिंक वाला एनोड है। तो सिंपल देखो, यहाँ पे इसने शुरू कर दिया इस बात को लिखना। कैसे लिखेगा, ये लिख रहा है यहाँ पे, देखो कहाँ गया ये गया, ये लिखा कैथोड माइनस एनोड। अब पूरी वैल्यू उठाया, यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, पुट कर दिया। ये और ये फैक्टर दोनों स्टैंडर्ड वाले थे, इन दोनों को बाहर ले आया। और किसको बाहर लाया, RT/2F कॉमन था दोनों में, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, इसको भी बाहर ले आया। बचा क्या, ln 1/Cu2+ माइनस ln 1/Zn2+। ठीक है, तो सीधे भाई आपका जो होता है ना कि log a माइनस बी इज इक्वल टू log a/b, तो इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करके ये log a है, ये log b है, तो सीधे लिख दिया log a/b। इसको अगर a कंसीडर किया, इसको b, तो सीधे ले आया, क्या लिख दिया, ln a/b लिख दिया है। तो सिंपल यहाँ पे इसने लिख दिया कि ई सेल। अब देखो, ये भी तुम्हें पता है कि कैथोड माइनस एनोड मीन्स व्हाट, ई नॉट सेल। तो इस यहाँ इस वाले इक्वेशन को देखते हुए तुम कहोगे हाँ मैम सही है। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई नॉट सेल माइनस RT/2F ln Zn2+ डिवाइडेड बाई Cu2+। आई होप इतना समझ में आया होगा सबको। अब क्या किया, अब इसने क्या किया है, अब इसने किया क्या है कि ये सब मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ। ठीक है, अब इसने क्या किया है कि इसको सॉल्व कर दिया है। सॉल्व कैसे किया, इस पर्टिकुलर को यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इसने किया क्या, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए RT भाई R की वैल्यू 8.314 है, टेम्परेचर आपको पता है 298 केल्विन है। उसके बाद फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता दी थी, इट इज़ 96487। सारी वैल्यूज़ को रख दिया और रखते ही इसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बाद अब आपका देखिए, सॉल्व करते ही आपका क्या आएगा, सॉल्व करने के बाद आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा जब आप गुणा भाग कर लेंगे RT2 सबकी वैल्यू रख दी जब आपने, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई F की रखा है, 2 की नहीं रखा है, तो जो वैल्यू आई वो आ गया 0.059/2 लॉग। और साथ ही साथ ध्यान देना, नेचुरल लॉग को बेस 10 में जब आप चेंज करते हैं, ठीक है, लॉग 10 बेस 10 में जब चेंज करते हैं, तो देयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कांस्टेंट वैल्यू दैट इज नोन एज 2.303। यहाँ पे उससे भी मल्टीप्लाई किया होगा, यानी किन किन चीज़ों से किया है यहाँ पे काम। R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आपका जो टेम्परेचर है वो 298, और फैराडे कांस्टेंट 96487। ln को लॉग में चेंज करने के लिए इट इज देयर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ 2.303। सब रख के जब आप गुणा भाग करेंगे तो आपका इक्वेशन बना है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059/2 लॉग जिंक 2+ डिवाइडेड बाई कॉपर 2+। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने की है, इसको आप जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, है ना, कैसे आप इसको जनरलाइज करेंगे। इसको मान लीजिए हमें जनरलाइज करना हो, ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई हम इन जनरल कैसे लिखें, हमको इन जनरल जो है कि हमें जानना है कि हम कैसे लिखें। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए
देखिए अब आपको मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ कि उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, मान लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, हम यहाँ मान लेते हैं, इसको मैं चेंज कर रही हूँ, हम ऐसे लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। ठीक है, लॉग क्यू क्यों लिखा मैंने, लॉग क्यू रिएक्शन क्वोशंट को बोलते हैं। ठीक है, अब एक हम इक्वेशन को यहाँ पे क्या करते हैं, एक इक्वेशन सपोज कर लेते हैं, हम ही मान लेते हैं कि हमारा ए का ए मोल अगर बी के बी मोल से रिएक्ट किया, सी का सी और डी का डी मोल बना। ठीक है, इसके लिए अगर मुझे क्यू लिखना हो, क्यू यानी रिएक्शन क्वोशंट लिखना हो, तो जैसे हम लोग आपका केसी के लिए डिनोट करते थे, एकदम वैसे ही हम लोग क्यू के लिए लिखेंगे। वी विल राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स स्टाइक्योमेट्रिक विल बी रेज, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट विल बी रेज एज अ पावर, ए का पावर ए एंड बी का पावर बी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ऐसे करके लिख लेंगे, और क्यों भाई उसको फिर आप एलाबोरेट कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा एकदम नटशेल में मैंने लिखा हुआ है, किसी के लिए भी आप यहाँ लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो यहाँ मैंने इक्वेशन लिखा है जनरलाइज, उसको मैं अभी जो मैंने इसके पहले गैल्वेनिक सेल पढ़ाया था उसमें, उसके टर्म्स में अगर मैं लिखूँ तो हम लिख सकते हैं जिंक सॉलिड व्हेन रिएक्ट्स विद द कॉपर आयन प्रोड्यूसेस जिंक 2+ आयन प्लस कॉपर सॉलिड। फाइन। अब अगर मुझे ऊपर वाले रिएक्शन को इसके टर्म्स में लिखना हो, इस वाले रिएक्शन को इसके टर्म्स में, तो आई हैव व्हाट आई शुड राइट, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो अब ई नॉट सेल आप कैलकुलेट कर लेंगे, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई, ऑफ कोर्स यहाँ 2 लिखेंगे, एन की वैल्यू यहाँ 2 होगी क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन टोटल लॉस हो रहा है और गेन भी हो रहा है उतना ही। फिर उसके बाद हम लिखेंगे लॉग, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लिखेंगे Zn2+ इंटू कॉपर डिवाइडेड बाई जिंक एंड कॉपर आयन। फाइन। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, कॉपर और जिंक दोनों कट जाएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 आएगी, दोनों प्योर स्टेट में है ना, सॉलिड स्टेट में, तो कट जाएगा। सो तो इफेक्टिवली आपका इक्वेशन मिलेगा, आपको मिलेगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई 2 लॉग, लॉग के बाद यू विल गेट Zn2+ डिवाइडेड बाई कॉपर 2+। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन होगा। अब एक पते की बात ये है कि मान लीजिए कि हमें को इसके अलावा कभी कोई भी रिएक्शन मिल गया, तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना बेटा कि हमेशा नस्ट इक्वेशन जब आएगा उसके एप्लीकेशंस आएंगे, तो ये ई नॉट सेल तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए। कैथोड और एनोड की वैल्यू हमेशा मिलती है, ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड हमेशा किसी भी एग्जाम में आपको मिलेगा। कैथोड की वैल्यू में से एनोड की वैल्यू को माइनस करके आप ई नॉट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। 0.059, ठीक है, बाई आपका ये हो जाएगा एन, और हम लिख सकते हैं लॉग कॉन्सेंट्रेशन किसका, आयन का एनोडिक सेल में डिवाइडेड बाई द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन इन द कैथोडिक सेल। तो एक ये भी तरीका है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये याद करने का आसान तरीका है कि हर बार हम उतना बनाएं, कट करें, कॉमन लें, उससे अच्छा है कि हम याद कर सकते हैं कि किसी भी सेल, कोई भी सेल रिएक्शन हमें मिलेगी तो हम यहाँ आराम से ये बना सकते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें 1 मिनट रुको तो मैं एक चीज़ तुम्हें और दिखा सकती हूँ। एक रुकेंगे थोड़ा सा। आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज में अगर आप देखें तो आपको दिख जाएगा। तो लेट मी रीच अप टू द एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ये सारे सेल्स हैं जो कि हट चुके हैं। डिलीट पोर्शन जो है आप उसे ज़रूर नोट करें कि क्या क्या डिलीटेड पोर्शन है। यहाँ पे ये वाला सवाल आप देख सकते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे कह रहा है, जैसे कि आपका मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर ये वाला जो इक्वेशन है आपका, ये वाला के लिए, इस इक्वेशन के लिए आप क्या लिख के दिखाइए। इस इक्वेशन के लिए आप हमें नस्ट इक्वेशन लिख के दिखाइए। कैसे लिख के दिखाएंगे? तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि वो आपको इक्वेशन हम दिखा सकें। लेट मी रीच अगेन to the exercise. The question is here. Okay, yes, it is here only. Okay, it is
it is 2Cr solid plus 3 cadmium 2 plus is converting into 3Cr3 plus 3 cadmium। ठीक है, अब आपको इसमें देखना होगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। ठीक है, क्रोमियम इज कन्वर्टिंग इनटू क्रोमियम 3 प्लस ऑक्सीडेशन का मतलब एनोड ऑफ कोर्स, और कैडमियम 2 प्लस इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टिंग इनटू द कैडमियम, सो इट विल बिहेव एज एन कैथोड। ये क्लियर हो गया। अब हमें इक्वेशन भी पता है, हमें क्या पता है, दैट ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस, अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन भी आप यहीं पे देख लीजिए, ये यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है इसलिए आपको आसानी है। ठीक है, अदरवाइज आपको दिक्कत होती। टोटल जो यहाँ इलेक्ट्रॉन लॉस होगा 3 2 जा 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन लॉस और 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है यहाँ पे मेरी एक जगह गलती कर दी, यहाँ 2 ना हो के यहाँ पे ये 3 ना हो के 2 था। ठीक है, अभी सही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई नॉट 0.059/6 होगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे गेन और लॉस हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप लिखेंगे लॉग। अभी आपका एनोड में ये तो सॉलिड है, ये नहीं जाएगा, ये है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे Cr3 प्लस, और उसका स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई कैडमियम 2 प्लस, और इसका पावर यहाँ लिखेंगे 3। अब अगर आपके इक्वेशन में कॉन्सेंट्रेशन दिया होगा, मान लीजिए क्रोमियम का 0.001 दिया है, तो आप उसे और एलोबरेट करके यहाँ पे कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं। ई नॉट सेल आप आराम से निकाल लेंगे, सबको पता है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो आपको ये भी पता चल गया है कि यहाँ पे कैथोड जो है वो आपका कैडमियम है, तो आप ई नॉट कैडमियम 2 प्लस ऑब्लिक कैडमियम की वैल्यू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखेंगे। सिमिलरली ई नॉट क्रोमियम 3 प्लस ऑब्लिक क्रोमियम की वैल्यू भी आप कहाँ से देख लेंगे, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख के वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, और बाकी के लिए आप अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।